शाही एग्री टॉक पॉडकास्ट का विजन है भारतीय कृषि को सशक्त बनाना, कहानी कहने और डिजिटल मीडिया की ताकत से हम उन आवाजों और कहानियों को सामने लाते हैं जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, ताकि हर भारतीय को ज्ञान और प्रेरणा मिल सके। जागरूकता और उत्साह के माध्यम से हम कृषि को भविष्य की ओर ले जाना चाहते हैं और भारत को हाईटेक खेती के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना चाहते हैं। नमस्कार। आज हम पुणे के पास एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा काफ़ी बड़े हाइड्रोपोनिक फार्म न्यूट्रीफ्रेश की गहराई से बात करने वाले हैं जी। ज़रा सोचिए, मतलब 48 एकड़ में खेती, 42 तरह की फसलें, 300 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बैंकर के किसान बनने और तकनीक से खेती करने के सपने का स्केल है। हाँ, और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हमने खुद वहाँ जाकर फार्म के संस्थापक से मिलकर काफ़ी लंबी बातचीत की है, उस पर आधारित है। हमारा मकसद यही है कि भाई इस कामयाब फार्म के पीछे की तकनीक क्या है, क्या मुश्किलें आईं और ख़ास तौर पे वो क्या नया कर रहे हैं, मतलब इनोवेशन क्या है, ये समझें। बिल्कुल। तो आज हम जानेंगे उनकी नर्सरी के बारे में, जिसे वो कहते हैं कि ये फसल की नींव है। फिर देखेंगे अलग अलग उगाने के सिस्टम्स, जैसे NFT है, DWC, वर्टिकल फार्मिंग, ग्रो बैग्स भी, शिमला मिर्च, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, इन खास फसलों पर भी बात करेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि वो सोच क्या थी जिसने एक बैंकर को खेती की तरफ मोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूट्रीफ्रेश की कहानी, जैसे मैंने कहा, 10 एकड़ से शुरू हुई और आज 48 एकड़ तक पहुंच गई है, वो भी अलग अलग जगहों पर। देवड़ी, तलेगांव, वारवाड़े। ये सिर्फ फैलाया है या इसके पीछे कोई खास रणनीति है? नहीं, ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति है जो मतलब अनुभव के साथ बनी है। शुरू में देवड़ी के जो 10 एकड़ थे, वहाँ वो 42 अलग अलग SKU उगाते थे, मतलब 42 तरह की बेचने लायक फसलें। 42? एक ही जगह पर। हाँ, एक ही जगह। लेकिन फिर उन्हें लगा कि भाई एक ही जगह सब कुछ संभालना मुश्किल भी है और महंगा भी। अच्छा, तो फिर बदलाव क्या किया? उन्होंने फिर क्रॉप स्पेशलाइजेशन किया, मतलब फसल विशेषज्ञता। अब उनके जो अलग अलग फार्म है वो खास फसलों पर फोकस करते हैं। जैसे देवड़ी यूनिट है, वो अब मेनली शिमला मिर्च और कुछ पत्तेदार सब्जियों पर ध्यान देती है। ओके। एक दूसरी 10 एकड़ की यूनिट है, वो सिर्फ टमाटर के लिए है, और तीसरी यूनिट में खीरा और बाकी की पत्तेदार सब्जियां। अच्छा, पर इससे काम आसान हुआ या मुश्किल? सुनने में तो लगता है और फैल गया काम। नहीं, उल्टा है। इससे काम ज्यादा कुशल और आसान हो गया है। हर फार्म एक ही तरह की फसल पर ध्यान देता है, तो लागत कम होती है। पानी, न्यूट्रिएंट्स, माहौल, सब कुछ उस फसल के हिसाब से सेट करना आसान होता है। और सबसे बड़ा फायदा होता है लेबर के साथ। वो कैसे? लोग एक ही तरह की फसल की देखभाल करते करते उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ट्रेनिंग का टाइम और खर्चा बचता है। ये उनके शुरुआती तजुर्बे से सीखा हुआ एक बहुत ज़रूरी सबक है। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है स्केल करने का। अच्छा, अब उस नर्सरी पर आते हैं जिसे आपने फसल की नींव कहा था। ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, अच्छी फसल की शुरुआत होती है एक सेहतमंद पौधे से, और वो पौधा तैयार होता है एक अच्छी नर्सरी में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चे का शुरुआती विकास होता है ना, एक सुरक्षित कंट्रोल्ड माहौल में। हाँ। यहाँ बीज से पौधा बनने तक हर चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो प्रक्रिया क्या होती है वहाँ? हमने देखा था कि बीजों को काली चादरों से ढका हुआ था। हाँ, वो अंकुरण मतलब जर्मिनेशन का पहला फेज है। बीजों को कोकोपीट जैसे मीडिया में बोते हैं, ट्रे में रखते हैं और फिर काली चादरों से ढक देते हैं। काली चादर क्यों? अंधेरा और गर्मी देने के लिए। वहाँ तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर और नमी 90% से ज्यादा रखते हैं। ये हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बीज को जल्दी जगाने में, मतलब उसकी डोमेंसी तोड़ने में मदद करती है और जर्मिनेशन तेजी से होता है। फिर जब अंकुर निकल आते हैं तो उन्हें कंट्रोल्ड पॉली हाउस में ले जाते हैं। वहाँ तापमान रहता है करीब 25-30 डिग्री और नमी 70-80%, फैन और पैड सिस्टम से। अच्छा। पौधे यहाँ करीब 35-40 दिन रहते हैं, धीरे धीरे मजबूत होते हैं और फिर मेन खेत में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पानी और न्यूट्रिएंट्स देने का तरीका भी अलग था। वो एब एंड फ्लो क्या चीज थी? हाँ, वो एक खास सिंचाई तकनीक है। हर नर्सरी बेड के नीचे एक टैंक होता है जिसमें पोषक तत्वों का घोल होता है।
एक टाइमर से वो घोल ट्रे में ऊपर आता है, मीडिया उसे सोख लेता है और फिर बचा हुआ घोल वापस टैंक में चला जाता है। अरे वाह। इससे जड़ों को जरूरत भर पानी और पोषण भी मिलता है और हवा भी लगती रहती है, जो बहुत जरूरी है। तो पानी की बचत तो जबरदस्त होती होगी इसमें। बिल्कुल। उस नर्सरी में करीब 5 लाख पौधे तैयार होते हैं, लेकिन क्योंकि पानी बार बार इस्तेमाल होता है, रिसर्क्युलेट होता है, तो रोजाना सिर्फ 1000 लीटर नया पानी ही ऊपर से डालना पड़ता है। सिर्फ 1000 लीटर 5 लाख पौधों के लिए? हाँ, टॉप अप के लिए। जितना कम है। ये पारंपरिक खेती से तो बहुत ही कम है और जगह का भी बेहतर इस्तेमाल होता है। जैसे लेट्यूस है, खुले खेत में साल में 6 बार लेना मुश्किल है, यहाँ नर्सरी में शुरू के 40 दिन बिताने से साल में 12 फसल चक्र तक लिए जा सकते हैं। ये तो कमाल है। अच्छा, बीज की बात करें, अक्सर किसान सोचते हैं कि सस्ता बीज ले लो, खर्चा बचेगा। न्यूट्रीफ्रेश का क्या तजुर्बा है इसका? ये एक आम कंफ्यूजन है। देखिए, बीज की लागत पूरी खेती के खर्चे का शायद 3 से 5% ही होती है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। सबसे जरूरी चीज है अंकुरण दर, मतलब जर्मिनेशन रेट। जैसे न्यूट्रीफ्रेश नीदरलैंड्स की रिस्क स्वान कंपनी के बीज इस्तेमाल करते हैं, जिनका जर्मिनेशन रेट 99 से 100% तक होता है। वहीं कुछ लोकल बीज शायद कम हो, जैसे धनिया का 98%, पालक का 95-97% या एक खास लाल पत्ता गोभी थी उसका 90%। अब सोचिए, अगर 10% बीज उगे ही नहीं तो सस्ता बीज भी महंगा पड़ गया ना। हाँ, बात तो सही है। मतलब क्वालिटी सबसे जरूरी है। हाँ, पर सिर्फ बीज की क्वालिटी काफी नहीं है, उसके साथ सही मीडिया भी चाहिए, जैसे कोकोपीट जिसका ईसी सही हो, हवा आती जाती रहे उसमें। फिर सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिनका ईसी और पीएच लेवल कंट्रोल में हो। ईसी और पीएच मतलब? ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बताता है, और पीएच पानी एसिडिक है या अल्कलाइन ये बताता है। ओके। और इन सब के साथ सही माहौल भी चाहिए, तापमान और नमी, जिसे वो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब थर्मोमीटर से लगातार नापते हैं। वेट बल्ब तापमान नमी का असर भी दिखाता है। इन सब का बैलेंस ही एक जैसी और सेहतमंद फसल देता है। और इसमें ऑटोमेशन बहुत मदद करता है। एक सवाल जो शायद छोटे किसानों के मन में आता होगा, क्या उन्हें अपनी नर्सरी खुद बनानी चाहिए या बाहर से पौधे लेना बेहतर है? और दूसरा, ये रंगीन शिमला मिर्च आजकल इतनी क्यों दिख रही है बाजार में? नर्सरी वाले सवाल पर देखिए, अगर कोई छोटे स्केल पर, मान लीजिए 1-2 एकड़ में हाइड्रोपोनिक्स कर रहा है, तो शायद अपनी नर्सरी बनाना थोड़ा खर्चीला और मुश्किल हो सकता है। नर्सरी चलाना अपने आप में एक एक्सपर्ट काम है। बेहतर है कि पौधे किसी अच्छी भरोसेमंद नर्सरी से खरीदें। हाँ, अगर फार्म बड़ा है, 10-15 एकड़ या उससे ज्यादा, और खासकर पत्तेदार सब्जियां उगानी है जिनकी जरूरत लगातार पड़ती रहती है, तब अपनी नर्सरी बनाना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है। और रंगीन शिमला मिर्च का क्या राज है? इसका सीधा कनेक्शन है हम लोगों की बदलती पसंद से। अब लोग खाने में वैरायटी और रंग भी चाहते हैं। लाल और पीली शिमला मिर्च अब सिर्फ एग्जॉटिक नहीं रही, वो धीरे धीरे हमारी प्लेट का हिस्सा बन रही हैं। हाँ, पहले तो हरी दिखती थी ज्यादातर। बिल्कुल, पहले बाजार में हरी शिमला मिर्च का ही बोलबाला था। अब रंगीन मिर्चों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। मुंबई मंडी का ही उदाहरण लें। कोविड के मुश्किल टाइम में भी जब सिर्फ दादर मंडी चल रही थी, रोज 100 टन लाल पीली शिमला मिर्च आती थी और पूरी बिक जाती थी। 100 टन रोज? हाँ, और आज ये मात्रा 140-150 टन रोजाना तक पहुंच गई है और सारी की सारी बिक रही है। तो जो किसान पहले से हैं, उनके लिए हरी से रंगीन पर शिफ्ट होने का और नए किसानों के लिए इस बाजार में आने का अच्छा मौका है। शिमला मिर्च वाले पॉली हाउस में हमने ग्रो बैग्स देखे, पर वो गोल नहीं थे, बल्कि लंबे स्लैब जैसे थे। ऐसा क्यों? वो पारंपरिक गोल बैग या लंबी क्यारियां ट्रफ क्यों नहीं? ये भी उनके तजुर्बे और प्रयोग का ही नतीजा है। देखिए, कोकोपीट या कोई भी मीडिया पौधे को सिर्फ सहारा देता है। अब आप उसे लंबी ट्रफ में भरें, गोल बैग में या ऐसे स्लैब में। हाँ। लंबी ट्रफ में कोकोपीट, पानी, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा लगते हैं, और अगर एक पौधे में बीमारी आई तो जड़ें मिली होने से पूरी क्यारी में फैल सकती है। अच्छा। अलग अलग छोटे बैग में ये खतरा कम होता है, पर उन्हें लगाने हटाने में मेहनत और खर्चा ज्यादा है। तो ये ग्रो स्लैब्स एक तरह का बीच का रास्ता है। बिल्कुल, ये ग्रो स्लैब्स एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन है। एक स्लैब में करीब 7 पौधे लगते हैं। इन्हें लगाना हटाना आसान है। कोकोपीट, पानी, न्यूट्रिएंट्स कम बर्बाद होते हैं, और अगर किसी पौधे में बीमारी आती भी है तो वो ज्यादा से ज्यादा उसी स्लैब के 7 पौधों तक ही रहती है, पूरे खेत में नहीं फैलती। तो ये लागत, बीमारी कंट्रोल और इस्तेमाल में आसानी, सबका एक अच्छा मिक्स है।
इस सिस्टम से उपज कितनी मिल जाती है अंदाजन? उनका जो पॉली हाउस हमने देखा वो 5,500 वर्ग मीटर का है। उसमें करीब 14,000 पौधे लगे हैं। आइडियल कंडीशन में एक पौधा 3.5 किलो तक दे सकता है, यानी कुल 60 टन। 60 टन? हाँ, आइडियल। लेकिन उनका औसत तजुर्बा 2.75 से 3 किलो प्रति पौधा रहा है, जिससे करीब 45 टन उपज मिलती है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। हमने नीचे जमीन पर काली मैट बिछी दिखी थी और उस पर पत्थर भी थे। इसका क्या कारण था? वीड मैट तो जाहिर है खरपतवार रोकने के लिए। काली मैट होने से वो गर्मी सोख कर नीचे रखती है, जिससे गर्म हवा ऊपर उठती है और नीचे थोड़ी ठंडक बनी रहती है। और पत्थर? पत्थर इसलिए कि उन पर पानी डालने से वाष्पीकरण होता है, इवैपोरेशन, जिससे एक्स्ट्रा ठंडक मिलती है। प्लास्टिक मैट ये ठंडक नहीं दे सकती। ये दिखाता है कि कैसे वो छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजों से भी माहौल बेहतर करने की कोशिश करते हैं। शिमला मिर्च से आगे बढ़े तो पत्तेदार सब्जियों के लिए बिल्कुल अलग सिस्टम्स थे, जैसे एनएफटी। ये तो काफी हाईटेक लगता है। क्या इतना महंगा सिस्टम लगाना वाकई फायदेमंद है? एनएफटी यानी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। इसमें पतली पाइप या चैनलों में पोषक पानी की एक हल्की सी परत, एक फिल्म, लगातार बहती रहती है और पौधों की जड़ें उसी पानी से पोषण लेती हैं। पत्तेदार सब्जियों के लिए ये बहुत कारगर है, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल छोटा होता है। नर्सरी के बाद 21-30 दिन में फसल तैयार। और पौधे भी बहुत पास-पास लगे थे, घनत्व काफी ज्यादा लगा। हाँ, 1 एकड़ में 60,000 पौधे तक लग सकते हैं। बस इसमें तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस और नमी 60-70% बनाए रखनी होती है। रही बात लागत की, तो हाँ, शुरुआती खर्चा ज्यादा है। कितना? जब न्यूट्रीफ्रेश ने लगाया था तब शायद 2.5 से 3 करोड़ प्रति एकड़ पड़ा था। अब शायद तकनीक थोड़ी और बेहतर हुई है तो 2-2.5 करोड़ में हो जाए। बाप रे, इतना महंगा? हाँ, महंगा है, लेकिन फसल जल्दी आती है और उत्पादन ज्यादा होता है तो रेवेन्यू भी अच्छा मिलता है, करीब 2.5 से 3 करोड़ प्रति एकड़ सालाना। इससे आरओआई मतलब निवेश पर वापसी 5 से 6 साल में मुमकिन है, अगर मार्केट सही रहे। नेट प्रॉफिट 30-40 लाख प्रति एकड़ तक हो सकता है। लोलो ग्रीन, लोलो रोसो, ओक लीफ और भी कई, साथ में पालक और धनिया जैसी अपनी देसी सब्जियां भी। एनएफटी के अलावा हमने डीडब्ल्यूसी सिस्टम भी देखा। वो क्या चीज है? क्या वो एनएफटी का कोई सस्ता जुगाड़ है? डीडब्ल्यूसी मतलब डीप वाटर कल्चर। इसमें एक बड़ा टैंक होता है जिसमें पोषक पानी भरा रहता है, मतलब गहरा पानी। पौधे स्टाइरोफोम की शीट पर लगे होते हैं और उनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। न्यूट्रीफ्रेश इसका इस्तेमाल केल उगाने के लिए कर रहे थे। अच्छा, केल के लिए? हाँ, और ये एनएफटी के मुकाबले काफी सस्ता है सेटअप, करीब 70-80 लाख प्रति एकड़ में हो जाता है। बिजली का खर्च भी बहुत कम है, क्योंकि पानी लगातार बहता नहीं रहता। पर पानी रुका रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी जड़ों को? हाँ, इसीलिए पानी में ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए एयर बबलर्स चलाने पड़ते हैं, जैसे मछली के टैंक में होते हैं ना। सही देखा उन्होंने। राइट। ये सिस्टम सिर्फ पत्तेदार फसलों के लिए ही ठीक है। इसे आप एक तरह का सस्ता और असरदार भारतीय जुगाड़ कह सकती हैं, जिसका रख रखाव भी आसान है। एक और सेटअप जो बिल्कुल ही अलग था वो था वर्टिकल फार्मिंग का। जी। मैंने सुना वर्टिकल फार्मिंग अक्सर बहुत महंगी पड़ती है और कामयाब भी नहीं होती। आपका क्या निरीक्षण रहा वहाँ? ये बात सही है कि वर्टिकल फार्मिंग में अक्सर लागत और चलाने की दिक्कतें आती हैं, इसीलिए कई प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। न्यूट्रीफ्रेश ने भी बताया कि जो सेटअप हमने देखा वो उनका 7वां डिजाइन था। 7वां? हाँ, 7वां। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इसमें कितनी चुनौती है और वो इसे कामयाब बनाने के लिए कितने लगे हुए हैं। उन्होंने खास तरह के पॉट डिजाइन किए हैं जिनका नीचे का हिस्सा चौड़ा है और ऊपर का पतला, ताकि पौधे ठीक से लगें और नीचे वालों को भी रोशनी और हवा मिलती रहे। इसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे देते हैं और फसल कौन सी लगाते हैं? फसल का चुनाव बहुत जरूरी है। नीचे के लेवल पर ऐसी फसलें लगानी पड़ती हैं जो कम रोशनी में भी चल जाएं। न्यूट्रिएंट्स देने का तरीका भी खास है, स्प्लिट फर्टिगेशन कहते हैं। पानी ऊपर से आता है और कुछ लाइनों को, जैसे पहली, दूसरी, 5वीं, 6ठी, सीधे मिलता है। फिर पहली का बचा पानी तीसरी में, तीसरी का 5वीं में और 5वीं का 7वीं में, ऐसे कैस्केड होता है। कुछ निचली लाइनों को अलग से भी पानी देना पड़ता है। इसके लिए हर टावर पर 4 सिंचाई लाइनें लगानी पड़ती हैं। और पैदावार लागत के हिसाब से फायदेमंद है ये? उनका दावा है कि एनएफटी के मुकाबले इसमें 1.2 गुना ज्यादा उपज मिलती है। न्यूट्रिएंट्स कम लगते हैं और रखरखाव भी आसान है। जड़ी बूटियां और पत्तेदार सब्जियों के लिए ये अच्छा है।
पॉली हाउस के खर्चे के अलावा अंदर के टावर और सिस्टम की लागत करीब 80 लाख से 1 करोड़ प्रति एकड़ आती है। उनका अनुमान है कि 3 साल में ये लागत वसूल हो जाती है। ये फिर से उनकी लगातार प्रयोग करने और सुधारने वाली सोच को दिखाता है। इन सभी सिस्टम्स में तापमान और नमी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमने फैन और पैड सिस्टम भी देखे और फॉगर्स भी। इनमें क्या अंतर है और कौन सा बेहतर है? फैन और पैड सिस्टम तो इवेपोरेटिव कूलिंग पर काम करता है। एक तरफ गीले पैड होते हैं, दूसरी तरफ पंखे हवा बाहर खींचते हैं। बाहर की गर्म हवा पैड से गुजरकर ठंडी और नम होकर अंदर आती है। ये तापमान और नमी दोनों कंट्रोल करता है, पर पंखे चलाने में बिजली ज्यादा लगती है। और फॉगर्स? फॉगर्स हवा में पानी की बहुत बारीक फुवार छोड़ते हैं। इससे नमी तेजी से बढ़ती है और थोड़ी ठंडक भी होती है। इन्हें चलाने का खर्चा कम है। फैन पैड की एक दिक्कत यह है कि पैड के पास ज्यादा ठंडक होती है और पंखे तक आते आते तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। तो कौन सा बेहतर हुआ? ये निर्भर करता है। अगर ग्रिड की बिजली आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है तो शायद फॉगर्स ज्यादा किफायती पड़े। ऑटोमेशन यहाँ बहुत काम आता है। वो जरूरत के हिसाब से दोनों सिस्टम को चलाता रहता है। संसाधनों की बात करें तो पानी और बिजली का कितना इस्तेमाल होता है इन सिस्टम्स में? एनएफटी वाले 1 एकड़ में रोजाना टैंक में लगभग 5000 लीटर पानी टॉपअप करना पड़ता है और फैन और पैड वाले पॉली हाउस में पैड के लिए रोजाना करीब 1000 लीटर पानी टॉपअप होता है। और बिजली? बिजली का बिल खासकर एनएफटी और फैन पैड वाले 1 एकड़ का गर्मियों में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए महीना तक जा सकता है, वो भी एग्रीकल्चरल टैरिफ पर। 1.5 लाख महीना 1 एकड़ का? हाँ, गर्मियों में। सर्दियों में ये 60,000 के आसपास रहता है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट लगाने से पहले पानी और बिजली का हिसाब किताब लगाना कितना जरूरी है। आखिर में हमने टमाटर का पॉली हाउस देखा जो बाकियों से अलग था। एक तो ज्यादा ऊंचा था और फर्श सीमेंट का था। इसके पीछे क्या सोच थी? ये फिर से वही बात है, पिछले अनुभवों से सीखना और सुधार करना। उन्होंने बताया कि उनके पहले पॉली हाउस की गटर हाइट मतलब किनारे की ऊंचाई 5.5 मीटर थी। उसमें गर्मी ज्यादा जमा होती थी। इस नए टमाटर हाउस की गटर हाइट 6.5 मीटर रखी है। उससे क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा ऊंचाई होने से गर्म हवा आसानी से ऊपर उठकर वेंट से बाहर निकल जाती है और नीचे तापमान कंट्रोल में रहता है। और वो सीमेंट का फर्श? उसके 2 कारण थे। पहला, वहां की जमीन पथरीली थी, उसे लेवल करने का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था, तो सीमेंट का फर्श बनाना सस्ता पड़ा। दूसरा और ज्यादा जरूरी कारण है मशीनीकरण। मशीनीकरण टमाटर की खेती में? वो कैसे? हाँ, टमाटर की फसल लंबी चलती है, करीब 7.5 महीने। इसमें पौधों को नीचे करना पड़ता है, लोअरिंग, पत्तियों की छटाई प्रूनिंग और फलों की तोड़ाई। ये सब काम लगातार चलते हैं, जिनमें मजदूर बहुत लगते हैं। सीमेंट के समतल फर्श पर वो मैकेनिकल ट्रॉली और खास उपकरण चला सकते हैं। उन्होंने खुद एक डिवाइस बनवाया है जिस पर 3 लोग एक साथ बैठकर एक ही लाइन में तीनों काम कर सकते हैं, लोअरिंग, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग। अरे वाह, एक साथ 3 काम, शाली लगती है। मतलब एक कामयाब बैंकर खेती में आता है और फिर इस तरह लगातार सीखता है, प्रयोग करता है और समाधान ढूंढता है। वाकई कमाल है। बिल्कुल। उनकी पूरी कहानी में इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लगातार सीखने की एक थीम दिखती है। उन्होंने पहले खेती की चुनौतियों को समझा, फिर तकनीक का सहारा लेकर उनके हल ढूंढे, और वो हल भी कोई रेडीमेड नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत और हालात के हिसाब से बनाए हुए हैं। चाहे वो फसल स्पेशलाइजेशन हो, वर्टिकल फार्मिंग का 7वां डिज़ाइन हो या टमाटर हाउस में मशीनीकरण। टेक्निकल नॉलेज और उसे अपनाने की फ्लेक्सिबिलिटी, यही उनकी सफलता का राज है। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो हैं न्यूट्रीफ्रेश का स्केल, उनकी अलग अलग और ज़रूरत के हिसाब से बदली हुई तकनीकें, नर्सरी, एनएफटी, डीडब्ल्यूसी, वर्टिकल, ग्रो स्लैब्स, पर्यावरण कंट्रोल और ऑटोमेशन का महत्व, पानी और बिजली जैसे संसाधनों का सही इस्तेमाल, और सबसे बढ़कर लगातार सीखने और सुधारने की वो सोच। ये साबित करता है कि सही अप्रोच और तकनीक से बड़े पैमाने पर हाइड्रोपोनिक्स न सिर्फ मुमकिन है बल्कि फायदेमंद भी हो सकता है। हाँ, और ये सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये विज्ञान, इंजीनियरिंग, खेती का ज्ञान और बिजनेस की समझ, इन सब का मेल है। हर तकनीक के पीछे क्यों को समझना जरूरी है। ग्रो स्लैब क्यों, सीमेंट का फर्श क्यों, वर्टिकल का वो खास डिजाइन क्यों,
ये सिर्फ फैंसी तकनीक अपनाने की बात नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की बात है। आखिर में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर CEA की तकनीकें हैं, ये हमारे भोजन उगाने के तरीकों को भविष्य में कितना बदल सकती हैं, खासकर शहरों में या उन जगहों पर जहां मौसम खेती के लिए मुश्किल है। और क्या इस फील्ड में ऐसे ही और जुगाड़ या जमीनी स्तर के नए और अनोखे समाधान हमें देखने को मिल सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे विज्ञान और बिजनेस मिलकर खाद्य सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। हमें अपने भोजन के स्रोत और उसे उगाने के इन नए तरीकों पर सोचते रहना चाहिए।